सोचिए एक आम सा रिहायशी मोहल्ला है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं। मतलब जैसा किसी भी आम दिन होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक बंद घर के अंदर से एक बेहद अजीब और तेज बदबू आनी शुरू होती है। शुरुआत में पड़ोसियों को लगता है कि शायद कोई जानवर मर गया होगा या भी शायद कचरा सड़ रहा होगा। अक्सर ऐसे ही लगता है शुरुआत में। हाँ, पर वो गंध इतनी तीखी और बेचैन करने वाली हो जाती है कि उन्हें आखिरकार पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। सही कदम था उनका। हाँ, फिर पुलिस आती है, घर का दरवाजा तोड़ती है और अंदर रखे एक भारी भरकम लोहे के ड्रम को खोलती है। बाप रे। और उस ड्रम के खुलते ही जो सच बाहर आता है वो पूरे देश को सुन्न कर देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मामला है जिसने एक पल में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सही कहा। और आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना, मतलब जो मीरठ ड्रम मर्डर केस है, उसी की गहराई में जा रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की खौफनाक डिटेल्स बाहर आती है ना, तो स्वाभाविक रूप से अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक अलग थ्योरी लेकर आ जाता है। हाँ, और असली तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन है। बिल्कुल। हमारे पास इस मामले की शुरुआती पुलिस जांच, घटनाओं के क्रम और वर्तमान स्थिति से जुड़ी प्रामाणिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हम सिर्फ उन सनसनीखेज वायरल हेडलाइंस को दोहराने नहीं बैठे हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य इस अपराध की पूरी एनाटॉमी को समझना है। जी, एक पति पत्नी के रिश्ते में आई दरारों से लेकर सबूतों को मिटाने की उस खौफनाक और जटिल साजिश तक हम ये डिकोड करेंगे कि पुलिस फिलहाल इस मामले को किस दिशा में देख रही है। क्योंकि देखिए, इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हम सिर्फ अंतिम भयानक परिणाम को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। ड्रम वाली बात को लेकर। हाँ, लेकिन कोई भी इंसान अचानक एक सुबह उठकर इतना विभत्स कदम नहीं उठाता। इसके पीछे एक लंबा मनोवैज्ञानिक सफर होता है। तो चलिए इसी सफर की शुरुआत से बात करते हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उनके पति के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। रिश्ते में शक और कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि घर का माहौल हर वक्त तनावपूर्ण रहता था। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए। अगर पति पत्नी में रोज भयानक झगड़े हो रहे थे, तो ये क्राइम ऑफ पैशन, मतलब अचानक पल भर के भयानक गुस्से में हुआ कत्ल भी तो हो सकता है ना? ये सवाल बहुत लाजमी है। हाँ, तो हम या पुलिस इसे एक सोची समझी साजिश या प्रीमेडिटेटेड मर्डर क्यों मान रहे हैं? देखिए, यह पुलिस जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब अचानक गुस्से में कोई अपराध होता है ना, जिसे आप क्राइम ऑफ पैशन कह रही हैं, तो अपराधी आमतौर पर कोई योजना नहीं बनाता। हाँ, जो भी पास में मिला उसी का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। और अपराध के बाद अक्सर घबराहट में तुरंत भागने या छिपने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में पुलिस की थियरी कुछ और ही इशारा कर रही है। अच्छा। हाँ, शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि मुस्कान ने कथित तौर पर इस पूरी वारदात में किसी दोस्त या बाहरी साथी की मदद ली थी। अरे बाप रे! लेकिन एक बाहरी व्यक्ति किसी पति पत्नी के घरेलू झगड़े में इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? वही तो बात है। मतलब किसी की हत्या करने और उसकी लाश ठिकाने लगाने में मदद करना, ये कोई मामूली फेवर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति का शामिल होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये रातों रात गुस्से में नहीं हुआ। मैं समझ रही हूँ। क्योंकि किसी को अपने प्लान में शामिल करने के लिए आपको उससे बात करनी होगी, उसे राजी करना होगा। शायद पैसों का लालच देकर। हाँ, पैसों का लालच, या फिर किसी गहरे भावनात्मक दबाव के जरिए आपको उसे घर बुलाना होगा और वारदात के समय को तय करना होगा। इसमें तो काफी समय लगता होगा। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है वो इंसान को अपने गुस्से से बाहर आकर ठंडे दिमाग से लॉजिस्टिक प्लानिंग करने का मौका देता है। ओहो। पुलिस इसी वजह से इसे एक सुनियोजित साजिश मान रही है। ये बहुत ही डरावना सच है। इसका मतलब है कि झगड़े सिर्फ एक बैकग्राउंड शोर बन चुके थे और उस शोर के पीछे असल में एक मर्डर प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा था। दुर्भाग्य से, हाँ। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पे जाती है जिसे समझना दिमागी तौर पर बहुत मुश्किल है। योजना बनाना एक बात है, लेकिन एक मृत शरीर को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती। और यहीं से इस केस में वो खौफनाक ड्रम वाला हिस्सा जुड़ता है। देखिए,
हत्या करने के बाद अपराधी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब इस शरीर का क्या किया जाए। क्योंकि जब तक शरीर मौजूद है तब तक हत्या का सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। बिल्कुल, शरीर को गायब करने की इसी हताशा ने, जिसे हम डिस्परेशन कह सकते हैं, इसी हताशा ने इस अपराध को ये विभत्स रूप दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शव को टुकड़ों में काटा गया और फिर उसे एक बड़े ड्रम में छिपा दिया गया। मुझे यहाँ इस मानसिकता को समझना है। क्या शव के टुकड़े करना सिर्फ एक ठंडे दिमाग वाले क्रूर अपराधी का काम है या ये उसी पैनिक का नतीजा है जिसका आपने जिक्र किया? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से किसी इंसान के टुकड़े करना एक बेहद थका देने वाला और विभत्स काम है। ये अक्सर दोनों का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण होता है। योजना शायद सिर्फ रास्ते से हटाने की बनी हो, लेकिन जब शरीर सामने पड़ा होता है ना, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। मतलब खुद को बचाने की जद्दोजहद। हाँ, अपराधी ये सोचने लगता है कि एक पूरे शरीर को घर से बाहर ले जाना किसी की नजर में आए बिना लगभग असंभव है। ये तो है। इसलिए वो उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। ड्रम का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि अपराधी चाहता था कि वो इस समस्या को एक डिब्बे में बंद कर दे, उस पर ढक्कन लगा दे। हाँ, और दुनिया की नजरों से उसे हमेशा के लिए गायब कर दे। लेकिन क्या कोई अपराधी ये नहीं सोचता कि विज्ञान और बायोलॉजी को एक लोहे के ड्रम के ढक्कन से नहीं रोका जा सकता? वो उस पैनिक में ये सब नहीं सोच पाते। मैं इस पूरी स्थिति को कुछ इस तरह देखती हूँ। अपराध को छुपाने की कोशिश करना किसी बड़े स्पंज को पानी के अंदर दबाकर रखने जैसा है। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है ना? आप जब तक पूरी ताकत और ध्यान लगाकर उसे नीचे दबाए रखेंगे वो डूबा रहेगा, लेकिन आप जिंदगी भर तो ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली होगी, वो स्पंज तुरंत सतह पर आ जाएगा। इस मामले में वो बायोलॉजी थी डीकम्पोजिशन, और वो स्पंज थी वो भयानक बदबू जिसे सतह पर आना ही था। ये एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। अपराधी चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, शरीर के डिकम्पोज होने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसे वो रोक नहीं सकता। बिल्कुल। जब शरीर सड़ना शुरू होता है तो भारी मात्रा में गैसें बनती हैं। कोई भी सामान्य प्लास्टिक या लोहे का ड्रम, जब तक कि उसे किसी बहुत ही एडवांस तरीके से एयरटाइट सील न किया गया हो, उन गैसों को अंदर नहीं रोक सकता। तो दबाव बढ़ने पर वो गंध किसी न किसी दरार से बाहर रिसने लगती है। एकदम सही। और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। यानी आप कितनी भी शातिर प्लानिंग कर लें, इंसान की बुनियादी सूंघने की क्षमता किसी भी परफेक्ट क्राइम की धज्जियां उड़ा सकती है। बिल्कुल। आसपास के पड़ोसियों ने उस बदबू को महसूस किया और पुलिस को खबर दी। लेकिन अगर हम आज के शहरी समाज को देखें तो ये बात मुझे थोड़ी हैरान भी करती है। हैरान क्यों? क्योंकि शहरों में हम अक्सर एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए होते हैं। फ्लैट कल्चर में लोग सालों तक ये नहीं जानते कि उनके बगल वाले घर में कौन रह रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हम सामाजिक रूप से आइसोलेटेड हो चुके हैं, हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते। हाँ, सब अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बुनियादी मानवीय चीजें हैं जो इन सामाजिक दीवारों को नहीं मानती। बदबू, शोर या खतरे का कोई भी आभास, ये चीजें हमारे आदिम दिमाग को यानी प्राइमर ब्रेन को तुरंत सतर्क कर देती है। इसे हम कम्युनिटी विजिलेंस कहते हैं, भले ही ये अनजाने में ही क्यों ना हो। तो अगर पड़ोसी उस बदबू को ये सोचकर इग्नोर कर देते कि हमें क्या, किसी और का घर है, कुछ सड़ा होगा, तो क्या होता? अगर पड़ोसियों ने सतर्कता नहीं दिखाई होती तो ये मामला बहुत लंबे समय तक अनसुलझा रह सकता था। अच्छा। हाँ, शरीर जितना ज्यादा डिकम्पोज होता है, पुलिस के लिए फोरेंसिक सबूत जुटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह। हाँ, फिंगरप्रिंट्स, हत्या का सटीक समय और कई बार हत्या का कारण भी मिटने लगता है। पड़ोसियों की वजह से पुलिस को वो मुख्य साक्ष्य उस अवस्था में मिल गया जहां से वे जांच को आगे बढ़ा सकते थे। तो अंततः मुस्कान की गिरफ्तारी इसी वजह से संभव हो पाई। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई और ड्रम से शव मिलने की खबर बाहर आई, ये सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं रही। इस खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी। हाँ, सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई। ये मामला एक स्थानीय अपराध से उठकर एक नेशनल सेंसेशन बन गया। लोग इसकी तुलना श्रद्धा वालकर केस और अन्य हाई प्रोफाइल मामलों से करने लगे। मेरा सवाल यह है कि आखिर इस तरह के मामलों में ऐसा क्या होता है जो पूरे देश को अपनी तरफ खींच लेता है? इसका कारण मानव मनोविज्ञान में छिपा है।
देखिए, जब कोई घटना हमारी रोजमर्रा की सामान्य समझ और मानवीय व्यवहार की सभी सीमाओं को इतनी बुरी तरह से तोड़ देती है तो हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश में लग जाता है। हम लॉजिक ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है, और एक डर ये भी होता है कि क्या मेरे आसपास भी कोई ऐसा हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना ख्याल है ना? इसीलिए लोग सुरक्षा की भावना को वापस पाने के लिए डिटेल्स और पैटर्न ढूंढने लगते हैं। लेकिन पैटर्न ढूंढने की इस कोशिश में एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया पर सबने अपने अपने हिसाब से मुजरिम तय कर लिए, थ्योरीज बना ली, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, लेकिन पुलिस और कोर्टरूम की वास्तविकता इस इंटरनेट ट्रायल से बहुत अलग होती है ना? जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब पुलिस के पास शायद वो ड्रम है, बदबू के गवाह हैं और कुछ शुरुआती बयान है, लेकिन क्या अदालत में इसे साबित करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। इंटरनेट पर किसी को दोषी ठहराना और अदालत में उसे साबित करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पुलिस अभी भी कई कड़ियों को जोड़ रही है। किस तरह की कड़ियां? जैसे कि हत्या का असली मोटिव क्या था, क्या केवल आपसी कलह ही कारण थी, या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक या संपत्ति की वजह थी। और उस साथी की तलाश जिसके बारे में शुरुआत में बात हुई थी, उसका क्या? हाँ, वो सबसे बड़ी पहेली है। पुलिस को ये साबित करना होगा कि वारदात के वक्त उस बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी थी या नहीं। ये कैसे साबित होगा? उन्हें मोबाइल लोकेशंस, सीसीटीवी फुटेज और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक पूरी चेन बनानी होगी। जब पुलिस के पास प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस नहीं होते तो उन्हें कोर्ट में ये साबित करना होता है कि जो सबूत मिले हैं वो केवल और केवल इसी आरोपी की तरफ इशारा करते हैं और किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एकदम सही। इसका मतलब है कि जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है और जो कुछ भी इंटरनेट पर चल रहा है वो सिर्फ शोर है। अंतिम फैसला तो न्यायपालिका ही करेगी, दोनों पक्षों की निष्पक्ष दलीलें सुनने के बाद। बिल्कुल, हमें किसी भी जल्दबाजी में फैसले सुनाने से बचना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारा काम दी गई जानकारी के आधार पर घटनाओं के क्रम को समझना है, न कि जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि कैसे शक और संवादहीनता से भरा एक घरेलू रिश्ता एक भयानक खौफनाक साजिश में बदल गया। एक ऐसा कत्ल जहां सबूत मिटाने के लिए विज्ञान और बायोलॉजी को दरकिनार करते हुए शव को ड्रम में छिपाने की नाकाम और विभत्स कोशिश की गई। हाँ, जो कि बहुत ही हताश करने वाला कदम था। और अंततः कैसे पड़ोसियों की एक बुनियादी सतर्कता ने इस पूरे अपराध का भंडाफोड़ कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का एक बेहद कड़वा और स्पष्ट उदाहरण है कि जब इंसान के अंदर का संवाद खत्म हो जाता है और उसकी जगह नफरत और हताशा ले लेती है तो वो किस हद तक जा सकता है। सही कहा। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों के खोखलेपन और अपराध मनोविज्ञान का एक डार्क केस स्टडी है। बिल्कुल, और ये हम सबको एक चेतावनी भी देता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहना चाहिए, हमारी आंखें और कान खुले रहने चाहिए। 100%। लेकिन इस पूरी घटना और सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के तरीके ने मेरे दिमाग में एक और विचार पैदा किया है और मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोग इस पर थोड़ा विचार करें। वो क्या? आज के इस डिजिटल दौर में जब हम ऐसी सच्ची और रूह कपा देने वाली घटनाओं को सिर्फ एक वायरल ट्रेंड या ट्रू क्राइम एंटरटेनमेंट के रूप में स्क्रॉल करते हैं, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं, डीप डाइव सुनते हैं और फिर अगले ही पल किसी कॉमेडी रील पर हंसने लगते हैं, तो क्या हम जाने अनजाने में एक समाज के रूप में अपनी मानवीय संवेदना, अपनी एम्पैथी को पूरी तरह से खोते जा रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है ना? क्या स्क्रीन के पीछे बैठकर हम ये भूल जाते हैं कि इन वायरल कहानियों की सनसनी के पीछे एक असली इंसानी जिंदगी थी जो भयानक दर्द में खत्म हो गई और उससे जुड़ी कई और जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। बिल्कुल। क्या हम इस खौफनाक अंत की गंभीरता को सिर्फ एक कंटेंट मानकर कहीं भूल तो नहीं जाते? अगली बार जब हम किसी रिहायशी इलाके से गुजरते हैं और उन बंद दरवाजों को देखते हैं तो हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
हमें उस मानवीय संवेदना के बारे में सोचना चाहिए। जी, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि उन दरवाजों के पीछे पल रहे सच को देखने और समझने के लिए समाज के तौर पर हमें कितनी मानवीय संवेदना की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।